the all new and personalized learning app. हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं एक टीचर हूँ और जनरली जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी के बारे में। ओ माय गॉड, स्टडी! जी, स्टडी के बारे में। और हम आपको टिप्स देंगे जिससे आप बहुत ही इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट ले सकते हैं। पर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये टिप्स क्यों दे सकता हूं। मैंने बीटेक करी है ऑलमोस्ट 80% के आसपास, एमटेक करी है ऑनर्स के साथ और गेट में ऑलमोस्ट 2 बार मेरे 99.45 परसेंटाइल के आसपास रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते, गेट एक टेस्ट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि आईआईटी वाले कंडक्ट करवाते हैं आफ्टर बीटेक। यूजिंग गेट स्कोर या तो आप एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में या फिर एक अच्छे से पीएसयू में जॉब ले सकते हैं। अब आप में से शायद कई लोग ये सोच रहे होंगे, अरे वाह यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि मेरे +2 में 50% थे और सबने कहा था कि इसको आर्ट्स दिलवाओ, बीए करवाओ, इससे इंजीनियरिंग नहीं होगी। तो ये जो ट्रांजिशन आया फ्रॉम 50% टू 99.45 परसेंटाइल इन गेट, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे में एकदम ये ट्रांजिशन कैसे आ गया। या तो मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो गया था या मैंने थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी की है। तो जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट की, वो ही गलत है। आप दुनिया की किसी भी चीज को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तो दुनिया आपको इंटेलिजेंट कहने लगेगी। जबकि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो सिर्फ उस फील्ड में हो जिसमें आपने वो टाइम दिया है। एक डॉक्टर इंटेलिजेंट है अपनी फील्ड में और एक इंजीनियर इंटेलिजेंट है सिर्फ अपनी फील्ड में। अगर आप किसी डॉक्टर को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में ले आओगे तो वो वहां का सबसे डफर आदमी होगा, और अगर आप एक इंजीनियर को डॉक्टर्स के बीच में बिठा दोगे तो वो वहां का सबसे नालायक आदमी होगा। अब इसका ये मतलब है कि आप कभी भी ओवरऑल इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। अगर हम इसी चीज को पॉजिटिव में लें, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी भी नई फील्ड में काम करके उस चीज के एक्सपर्ट बन सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। जब उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था तो वो अपने इंटरव्यूज में बोलते थे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होते क्या है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारी पहली स्टडी टिप से कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, तो हम में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, जिसको सब कुछ आता है वही तो इंटेलिजेंट है। लेकिन हमारी सोसाइटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक ही बात हुई, जिसको सब कुछ आता होगा उसी के तो सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट के आएंगे जिसको क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। इन शॉर्ट, आपको सबसे पहले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस खत्म करने हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई, ये तो हमें पहले से पता था, या फिर यार ये तो लूजर्स की टेक्निक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वही तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लेकिन चाहे आप आईएएस ऑफिसर्स का इंटरव्यू देखो, चाहे किसी आईआईटी के टॉपर का इंटरव्यू, उन्होंने ये स्टेटमेंट हमेशा लिखी होती है कि फर्स्ट सॉल्व लास्ट 10 इयर्स पेपर। अब चाहे आप इसको फोकस का नाम दो या फिर 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ पोर्शन सिलेबस का बाकी पोर्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी की वेटेज सबसे ज्यादा आती है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप खाली सैंपल पेपर उठाओ और उसको रटने लग जाओ। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप सैंपल पेपर्स में से सबसे पहले एक चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर वो इंग्लिश का पेपर है तो सिर्फ उतनी स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जब आपका एक चैप्टर से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब आपका मैक्सिमम पोर्शन उस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। खास करके वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हर बार आपसे पूछा जाता है और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दिलवाएगा। इस टिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करवा दिया है। अब आप अपने सिलेबस का मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन सबसे पहले खत्म कर रहे हो, क्योंकि यही तो क्वेश्चन आपको 10 साल से पूछे गए हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अब भी इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो डिश मेकिंग से। मान लीजिए आपको एक केक बनाना है,
तो सबसे पहले आपको उसके मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका बेस और फिर उसके ऊपर क्रीम की लेयर। अगर आप उसके टॉपिंग्स पे कंसंट्रेट करोगे, यार चेरी लेके आनी है या ड्राई फ्रूट्स लेके आने हैं, और बेस पे कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपका केक कभी भी तैयार नहीं होगा। तो जो आपके लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो उस केक का बेस है और बाकी सारा सिलेबस उसकी टॉपिंग्स। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि उसका बेस को अचीव करें और टॉपिंग्स उसके बाद। और अगर आपके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं, उसके बाद आप बाकी सिलेबस कवर कर सकते हैं। इससे आपके ज्यादा मार्क्स भी आएंगे और एटलीस्ट अगर बीच में आपके पास टाइम कम भी रह गया तो उसका आपने मेन पोर्शन तो वैसे भी खत्म कर ही दिया है। जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है वो है कैटेगराइज कैटेगराइज कैटेगराइज, यानी आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस एक तरफ रखने हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगर आप ध्यान से एक चैप्टर को देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके एक चैप्टर में 20 कॉन्सेप्ट से ज्यादा नहीं होंगे। तो आपको वो 20 कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेने हैं एज अ नोट, और उन सेम 20 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 20 से 25 क्वेश्चंस